चलो, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पर हमको दिया हुआ है CH3CH2Br, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, और यहाँ पर एक दिया हुआ है। ये 3 रिएक्टेंट आपको दिए गए, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोफाइल आपको दिया जा रहा है यहाँ से हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल आपको दे रहे हैं और बोल रहे हैं क्या कि बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में से किस पर फास्टर अटैक करेगा, ये बताना है। नहीं, ईशान जी बताएंगे। देखिए तो, इन तीनों में से ये न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में से किस पर फास्टर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन। ध्यान रखना है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन ध्यान रखना है। तो SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? इंटरमीडिएट बना के। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इंटरमीडिएट पहले बना लेंगे। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख दें कि अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन आपको चेक करना है रिएक्टिविटी। चलो, तो इसका इंटरमीडिएट बनाएंगे तो इंटरमीडिएट लिविंग ग्रुप हटेगा, इस पे प्लस आएगा, CH3 CH2 प्लस। सही है, यहाँ पे आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। इस पे आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। हाँ, इसका ऑर्डर आप बोल रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 का सबसे ज़्यादा, तब 1 और तब 2। अच्छा, 3 का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों बोले? इसके आगे डबल बॉन्ड लगा है, तो कार्बोकेटाइन के आगे अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इससे क्या हो जाएगा? कैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा? कोई कारण होगा ना। तो कारण होगा, बताइए। पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और CH है और डबल बॉन्ड CH2 आ गया, तो आप बोल रहे हैं कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलिए बैठिए, घर से किसी से पूछते हैं, बता सकती हैं। यहाँ पे रेजोनेंस होगा। आपको टर्म नहीं याद आ रहा था? कितना हम लोग टर्म यूज करते हैं रेजोनेंस वाला। नहीं, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? मोर स्टेबल। ये तो आप समझते हैं, कैसे गड़बड़ हो जा रहा है? नहीं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन, इसलिए इसमें रेजोनेंस होगा। अच्छा, ये बताइए इसमें रेजोनेंस है कि नहीं? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सही है, बैठिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। इसमें आपका रेजोनेंस पॉसिबल है, ध्यान रखना है। और बाकी ये दो जो स्ट्रक्चर हम लिए हुए हैं इसमें रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है? 3 नंबर। इसलिए रिएक्टिविटी 3 की सबसे ज्यादा होगी, फैक्ट है। नहीं, अब हम बात करते हैं 1 और 2 की। नहीं, तो 1 और 2 में अगर ध्यान दें तो कार्बोकेटाइन में यहां पर जुड़ा हुआ है कौन सा कार्बन? sp3 कार्बन। और यहां पर जुड़ा हुआ कौन सा कार्बन? sp2 कार्बन। तो आप जानते हैं कि sp3 कार्बन जो है ये ज्यादा अच्छा डोनर होता है, और जबकि sp2 कार्बन जो है वो उतना बेटर डोनर नहीं होता है, नॉट बेटर डोनर। ये आपका बहुत बेहतर डोनर नहीं है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो डोनर पे ही डिपेंड करती है, ध्यान रखना है। तो CH2 डबल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा बेहतर डोनर है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। नहीं, तब इसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा? 3। तब कौन? 1। तब कौन? 2। नहीं, तो हम लोग को ऑर्डर बताने के साथ साथ रीजन भी समझ में आना चाहिए कि कारण क्या है। नहीं, तो 3 वाला कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। नहीं, हम लोग का उसके बाद 1 और 2 में क्यों कंपेयर किए कि यहाँ पर डोनर हमारा sp3 कार्बन है, यहाँ पर डोनर हमारा sp2 कार्बन है। तो sp3 और sp2 में बेटर डोनर कौन होता है? sp3 वाला होता है, इसलिए इसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सत्य है, ठीक। तो ये ऑर्डर तो सही है। ये क्वेश्चन दिया गया था हम लोगों को। नहीं, तो इस क्वेश्चन को बताएंगे, है ना? है, बताइए। पहले ऑर्डर बता दीजिए, उसके बाद रीजन डिस्कस करेंगे।
रिएक्टिविटी ऑर्डर थर्ड का सबसे ज़्यादा, अब 1 का, अब 2 का। हाँ बोलिए। अब यहाँ पर अगर हम Br को हटाते हैं तो हमारा कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनता है, नहीं, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर CH और CH पे प्लस और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनता है। सही है। तो बताइए, इसमें एक डोनर बेंजीन हो गया और एक डोनर ये हो गया, 2 डोनर है। चलिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाए, इस कार्बन पर ब्रोमीन हट गया, प्लस यहाँ आएगा, इसमें कोई डोनर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, Br को हटा दिए और यहाँ बना दिए CH2 प्लस, इसमें एक डोनर है, बेंजीन जो है वो इटसेल्फ डोनर की तरह काम कर रहा है, ये बैठिए। हाँ ठीक है। आपका 3 जो है वो सबसे स्टेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन के पास 2 डोनर है, 2 डोनर है। यहाँ पर डोनर कितना है, 1 है। यहाँ पर बेंजीन के कार्बन पे ही प्लस चार्ज आ गया, नहीं, अच्छा बेंजीन के कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो ये बताएंगे हम लोगों को, प्रिंस जी बताएंगे। बोलिए सर, बेंजीन के कार्बन पर यहाँ प्लस चार्ज आ चुका है, नहीं, तो ये बोला जा रहा है कि ये बहुत अनस्टेबल है, क्यों? बोलिए, कुछ तो समझते होंगे ना। हम बोले कि बेंजीन के कार्बन पर यहाँ प्लस चार्ज आ गया तो ये बेंजीन बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्यों? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, इसलिए। बैठिए तो आप, बोलिए कोना में जो बैठे हुए हैं उधर। हाँ, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसलिए लेस स्टेबल हो जाता है। बैठिए। चलिए, और कोई बता सकते हैं इधर से, बताएंगे आप? ये पता है, आप बताइएगा। चलिए बोल, शिवम जी बताइए। sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड कहाँ टूटता है जी? हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा, sp हो जाएगा। हाँ, दिमाग घूम रहा है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कार्बोकेटाइन 3 ही बॉन्ड बनाता है, नहीं, और ये कार्बोकेटाइन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 सिग्मा है और लोन पेयर 0 है, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0, हाइड्रोजन क्या होगा, sp। जब हाइड्रोजन sp शेप क्या होगा, लीनियर। जब शेप लीनियर होगा तो अभी ये शेप ऐसे है, नहीं है, एक बॉन्ड सीधे और एक बॉन्ड ऐसे है, अब ये क्या होगा, सीधा। तो जैसे ही ये सीधा होना चाहेगा, नहीं, आपका रिंग क्या होगा, टूट जाएगा, नहीं, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, लीनियर है इसलिए क्या होना जाएगा, हाईली अनस्टेबल। ये आपका हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ध्यान रखना है। तब प्रिंस sp3 हो गया था, sp होगा, तो बैठने के बाद आपका दिमाग काम करता है, ध्यान से सोच के बताइए। चलिए, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 है, 3, 1 और 2, सही है। एक और क्वेश्चन दिया गया था, इसके बारे में बताना है, बताइएगा सुजीत जी। बोलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहाँ पर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और आपको बताना है SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस इस कार्बन पे आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं, ये दोनों सेम है, ये और ये क्या है, सेम है, और चौथा भी क्या है, सेम है। कुछ छूटा है, लिखते समय कुछ छूट गया है, कुछ हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें, कुछ ऐड कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बना के लाए होंगे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का सेम, नहीं हो गया होगा, नहीं, और सबसे ज्यादा 3 का हो गया होगा, बस में आ रहा है। इसमें लिखते समय कुछ छूटा हुआ है, हम लोग इसमें कुछ ऐड करें, ऐसे नहीं होगा, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। चलिए, इसमें हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर CH3 लगा देते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब थोड़ा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, नहीं, कुछ चेंजिंग कर दिए,
बोलिए आयुष जी बताएंगे। बैठे बैठे पहले सोच लीजिए, उसके बाद ही बताइए, दिमाग दौड़ाइए और बताइए। बोलो 1 का सबसे ज्यादा। 3, 2, 4। सही है, ठीक है, इसमें गलत कहाँ है, बिल्कुल ठीक है। देखो यहां से अगर हम बनाते ये वाला, तो बी आर को हटाते इस कारण प्लस आता, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, रेजोनेंस है। नहीं, यहां पर अगर बनाते तो हम लोगों का इस पे प्लस आता, यहाँ पर CH3, तो इसके पास ये एक डोनर की तरह काम कर रहा है, ये वाला। यहाँ पे आ जाए, अगर इस केस में बनाते तो हमारा बी आर हटता और प्लस इस कार्बन पे आता, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री है, और यहाँ जो कार्बोकेटायन कितना डिग्री है, 3 डिग्री। इसके लिए डोनर काम कौन कर रहा है, यहाँ का भी कार्बन इसके लिए डोनर का काम कर रहा है, यहाँ का कार्बन भी इसके लिए डोनर का काम कर रहा है, और ऊपर का कार्बन भी इसके लिए डोनर का काम कर रहा है। अगर 2 डिग्री पर केयर करेंगे इस कार्बन पर, तो इसको डोनर का काम कौन कौन कर रहा है, एक ये कार्बन इधर से डोनर का काम कर रहा है, इधर से ये कार्बन डोनर की तरह काम कर रहा है, और इस कार्बन का ये कार्बन हेल्प कर रहा है। नहीं, लेकिन यहां पर देखो तो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां पर आए तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम इसलिए हो रही है क्योंकि इस कार्बन पे प्लस आ रहा है, और ये कार्बन इसके ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस नहीं है। नहीं, अब ये कार्बन क्या हो गया, sp2। तो अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन रेजोनेंस में भाग लेने लगे पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, तो ये बहुत अच्छा डोनर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड फ्लो कर जाएगा इसकी तरफ। लेकिन अगर यही पाई बॉन्ड देखो तो यहां भी है, नहीं तो यहां पर ये पाई बॉन्ड ये वाला पार्ट इसके लिए डोनर है, और ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ये डोनर नहीं हुआ, एक्सेप्टर हो जाएगा। ध्यान रखना है, बड़ी कहानी गजबज है नहीं, एक एक डबल बॉन्ड। हाँ यस सर, तो तुम ठीक है बोल रही है सर, एक एक सर गजब किस बोल रहा है, नहीं दिमाग खराब हो जा रहा है। एक एक डबल बॉन्ड हुआ यहाँ पर है तो डोनर लिख देते हैं, एक एक डबल बॉन्ड हुआ यहाँ पे आ गया तो इसको एक्सेप्टर लिख देते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा खेल है, बस ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे होंगे तो पाई बॉन्ड डोनर है, अगर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे नहीं है तो यही पाई बॉन्ड एक्सेप्टर है। ध्यान रखना है, नहीं तो ये स्टेबिलिटी को घटा देगा, ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आए। नहीं, अगला लिखा हुआ है फैक्टर्स कंट्रोलिंग SN2 रिएक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नहीं जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। चलो क्या लिख रहा है, इन SN2 रिएक्शन ओनली ट्रांजिशन स्टेज इज फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म्ड। सही बात है, SN2 रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, और SN2 रिएक्शन में बताया गया है कि सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। सही है। सो इन SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। SN1 रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट बनता था, क्या बनता था, इंटरमीडिएट, तो वहां पर SN1 की रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती थी। SN2 रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। ध्यान रखना है, जिसका ट्रांजिशन स्टेट, जिस रिएक्टेंट का ट्रांजिशन स्टेट सबसे स्टेबल होगा, वो उसका रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हम बोल रहे हैं कि SN2 रिएक्शन में हमको अब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चेक करना है, ठीक। जिसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे स्टेबल होगा उसका रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा।
ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। लिखा भी हुआ है SN2 रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान रखना है। चलो, जैसे SN2 रिएक्टिविटी हम लोग को दिया गया है और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इनका हमको चेक करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, नहीं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, यानी यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, नहीं इसके पहले भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्टिविटी चेक कर रहे थे, लेकिन अंतर है, वहां पर था SN1 रिएक्शन और यहाँ पर है अब SN2 रिएक्शन, नहीं अच्छा SN1 रिएक्शन में हम लोग को समझ में आ गया था, तो SN2 रिएक्शन जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो फ्रंट साइड होता है कि बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। चलो तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये CH3Br है जी, इसका फोटो बनाते हैं, ध्यान से देखो, CHHBr, यही CH3Br है, इसका फोटो ऐसा हुआ। हम इसका फोटो बनाते हैं 4th नंबर का, पहले का बना दिए यहाँ पर और 4th का फोटो बना रहे हैं, ध्यान से देखो, C पर 3 CH3 हैं, तो C पर ये पहला C, ठीक है, C पर H, इस एक CH3 को फैला कर लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, CH, ध्यान रखना है। अब इसको लिख रहे हैं CH, अब इसको लिख रहे हैं Br। चलो हम यहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, यहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन, लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन, ध्यान रखना है, ब्रोमीन ही लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखना है। अब केयर करना है कि ब्रोमीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है उस कार्बन पर जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, उस कार्बन पर जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है, इस कार्बन पर, न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है, इस कार्बन पर, नहीं तो थोड़ा सा देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करना है जी, तो इस पर बैक साइड अटैक करते हैं। चलो यहां पर अब न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करना है, ले कहने से जाए ऐसे, ऐसा कुछ आप लोग को लगता है क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल है का हम लोग इसे अटैक दिखाते हैं तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो सांप की तरह घूमते हुए जाकर अटैक करता है, नहीं ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल जाकर इस पे जुड़ता है, नहीं तो देखिए तो इस कार्बन पर भीड़ भाड़ कम है, इस कार्बन पे अटैक करना है इसको, न्यूक्लियोफाइल को, इस पर देखो तो ये बड़ा सा ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पे अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है उस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरी बात को समझ में आ रही है, नहीं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अटैक करना गलत है, यहाँ पे अटैक करना सही है, नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि बाबू SN2 रिएक्टिविटी बताओ, तो SN2 रिएक्टिविटी में तो कार्बोकेटायन नहीं बनता है, नहीं यहाँ पे हमको देखना है किस पर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक आसान है और किस पे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक आसान है, नहीं तो अगर देखें यहाँ पर तो जहाँ पर भीड़ भाड़ कम है वहां पे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक आसान है, जहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक आसान नहीं है। तो अगर SN2 रिएक्टिविटी कोई पूछता है इस केस में तो SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगी जी बताओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट होगा, तब सेकंड होगा, तब थर्ड होगा, तब कौन होगा, फोर्थ, नहीं यानी फर्स्ट का मतलब जो मिथाइलिक वाले होते हैं, मिथाइलिक वाले ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तब होंगे 1 डिग्री, तब होंगे 2 डिग्री और तब होंगे 3 डिग्री, जबकि SN1 में उल्टा था, SN1 में क्या था, 3 डिग्री सबसे रिएक्टिव था, तब 2 डिग्री था, तब 1 डिग्री था, हाँ कि नहीं था, बात में दिक्कत है, समझ में कुछ आ रहा है, नहीं तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो इस तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो एक चीज यहां से दिमाग में बैठ रही है कि SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है, SN2 रिएक्टिविटी की बात करें तो SN2 रिएक्टिविटी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो SN2 रिएक्टिविटी कम, नहीं यानी SN2 रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसा बोले तो कोई दिक्कत है, ध्यान रखना है, यानी कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर हम लोगों का स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हम लोगों का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो SN2 के लॉन्ग रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी,
फैक्ट बात है, ध्यान रखना है। ठीक, अब थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा था, थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट को भी समझने की कोशिश करोगे। नहीं तो SN2 रिएक्टिविटी में तुमको ये कहा गया कि जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसका ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, ऐसा बोला गया। नहीं, चलो तो थोड़ा सा हम लोग ट्रांजिशन स्टेट दो मॉलिक्यूल का बना के चेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे एक हमारे पास था मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, एक ये था। नहीं, चलो हमको इसी पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बैक साइड। चलो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं जी। ट्रांजिशन स्टेट याद करो कैसे बनता था, CH याद करो। ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करता था, छोटा वाला लोब धीरे धीरे बड़ा होता था और बड़ा वाला लोब धीरे धीरे छोटा होता था। कुछ फिगर दिमाग में आ रहा है? नहीं, एक समय ऐसा आता था कि दोनों लोब का साइज क्या होता था, बराबर होता था। यहां पर हम डॉट 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 करके Br को लिखें, और यहां पे डॉट डॉट करके क्या लिखें, Nu को लिखें। बोलो दिक्कत है? नहीं, इस मॉलिक्यूल का ये ट्रांजिशन स्टेट का है तो कोई दिक्कत है? कर सकते हैं। चलो अब यहां पे आओ, C दिया हुआ है, C पर 3 CH3 हैं, हम लोग इसका बना रहे हैं बल्कियर वाले का, CH3 और यहां पर आपका Br, एक ये है। इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होगा एक CH3 होगा, दूसरा CH3, तीसरा CH3 बनेगा। नहीं, अब यहां पर, अब यहां पर, यहां पे डॉट 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 न्यूक्लियोफाइल डॉट 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 क्या लिखेंगे, Br लिखेंगे। दिक्कत है तो बोलो। ठीक, अब तुम बताओ कि यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है ये मोड स्टेबल है, कि यहां जो ट्रांजिशन स्टेट है ये मोड स्टेबल है? ऊपर वाला, ऊपर वाला ट्रांजिशन स्टेट मोड स्टेबल है। ध्यान रखना, ये जो ट्रांजिशन स्टेट हम लिखे हैं ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मोड स्टेबल है। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये छोटा एटम है, छोटा एटम है, छोटा एटम है। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ हिंड्रेंस या न्यूक्लियोफाइल के साथ टकराव नहीं कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप के साथ टकराव नहीं कर रहा है। लेकिन ये CH3 जैसे ही इस H को फैलाओगे, नहीं जैसे ही इस H को फैलाओगे, क्या ये न्यूक्लियोफाइल के साथ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस या न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत हो रही है ऐड करने में, न्यूक्लियोफाइल को बैक से अटैक करने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। ये हाइड्रोजन जब हम फैला के लिखेंगे, इस हाइड्रोजन को जब हम फैला के लिखेंगे, तो क्या न्यूक्लियोफाइल इजिली यहाँ पर जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट मोड स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा। नहीं तो लेस स्टेबल क्यों हुआ? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। बोलो मेरी बात समझ में कुछ आ रही है कि नहीं? नहीं, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल तो लेस रिएक्टिव, इसका ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल तो मोर रिएक्टिव। समझ में आया? नहीं, तो SN1 के अनुसार हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी चेक किए थे, तो SN1 में सबसे रिएक्टिव कौन रहता? 3 डिग्री। क्यों आता था? क्योंकि SN1 रिएक्शन में हमारा ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता, वहां कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन जो होता है वो C+ होता है, और C+ के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उस वैकेंट ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं। नहीं तो लोब्स हो जाने के कारण से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, आसान जाता है। बस में आ रहा है? लेकिन यहां पर हम लोग देखें अगर, तो इस केस में आपको कोई खाली लोब्स नहीं मिल रहा है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक करना है तब लिविंग ग्रुप टूटेगा। नहीं होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का टूटना दोनों एक साथ करना है। नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल किस पर बैक से अटैक आसानी से कर पाएगा? तो न्यूक्लियोफाइल उसी पर बैक से अटैक आसानी से कर पाएगा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ध्यान रखना है। चलो दिक्कत है, पढ़िए, कितना हम बोलेंगे, जो बोले हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ें। इसको ये पढ़ लीजिए एक बार।
दिक्कत है। यानी SN1 रिएक्शन को भीड़ भाड़ पसंद है नहीं, और SN2 रिएक्शन को भीड़ भाड़ पसंद, ध्यान रखना है, नहीं है। जैसे कुछ लोग नेता टाइप के आदमी होते हैं जिनको ग्रुपिंग अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ ठीक लगता है, जब तक 10 आदमी पूछे नहीं तब तक मन नहीं लगता है। और कुछ आदमी होता है कि शांत रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, नहीं टाइप का है। तो SN1 नेता टाइप के आदमी है, SN2 नहीं शांत टाइप के अकेले रहने वाले आदमी हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो इनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो जहाँ भीड़ भाड़ हुआ SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम, और जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हुआ SN1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा। बात है। चलो यहाँ पे एक टर्म दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कार्बन। तो ये आप पहले से जानते हैं। जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बन चेन दिया है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन, नहीं बीटा कार्बन जुड़े हुए कार्बन को गामा कार्बन, गामा कार्बन जुड़े कार्बन को डेल्टा कार्बन। बस अब इसका कहने का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ध्यान रहेगा नहीं? तो ये बस ध्यान रखना है बस, क्योंकि अब बार बार वर्ड यूज करेगा कहीं कहीं। चलो इफेक्ट ऑफ अल्फा ऑन सेचुरेशन, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं SN1 SN2 रिएक्टिविटी। तो SN1 SN2 रिएक्टिविटी का एक पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, भीड़ भाड़ वाला। भीड़ भाड़ ज्यादा तो SN1 की रिएक्टिविटी ज्यादा, भीड़ भाड़ ज्यादा तो SN2 की रिएक्टिविटी कम। एक पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। दूसरा पॉइंट आता है अल्फा ऑन सेचुरेशन। नहीं तो अल्फा कार्बन आप समझ गए हैं, फंक्शनल कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। नहीं ऑन सेचुरेशन का मतलब आप बचपन से जानते हैं, नहीं जहां भी पाई बॉन्ड आ जाए उसको अनसेचुरेटेड कहते हैं, नहीं बोलते हैं। सेचुरेटेड कार्बन का मतलब हुआ कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, ये है सेचुरेटेड कार्बन। और हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन, इसका मतलब कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अनसेचुरेटेड कार्बन। समझते नहीं है? तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा अनसेचुरेशन। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं चीज, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स का मतलब हेलोजन, यहाँ साइड में लिख रहे हैं। एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ना होता है जी। तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। इनसे जुड़ा हुआ ये कार्बन जो है इसी को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर यहाँ पाई बॉन्ड है कि नहीं है? है, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसको हम कहेंगे अल्फा ऑन सेचुरेशन या अल्फा ऑन सेचुरेटेड कार्बन। ऐसा बोले तो दिक्कत है नहीं। यहां पर बेंजीन केस में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन जो है ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। नहीं अल्फा अनसेचुरेटेड कार्बन, ऐसा कहें तो दिक्कत है। ठीक, अच्छा याद कीजिए, पूछा जाए अगर किसी से, जैसे आपसे पूछा जाए, बोलिए तो ध्यान में है आपको? कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, नहीं, या कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन धनी है कि इलेक्ट्रॉन गरीब है? इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हैं? रिच है। आप हमसे पूछ रही हैं, हम पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बोल रहे रिच है कि नहीं है? बताइए, आप बताइए इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है। बैठिए, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। नहीं, कार्बन कार्बन में जब भी डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, ध्यान रखना है। नहीं क्यों इलेक्ट्रॉन धनी है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बीचों बीच पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन के पास एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। नहीं, और इलेक्ट्रॉन खींचा था ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन धनी है। अब वही हम लोग यहाँ पे लिखते कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये क्या है? ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जाए। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर आएगा निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन दोनों की ताकत सेम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, तो ये लोग क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। तो याद रहे, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा तो ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे। इसमें दिक्कत है? ठीक, अच्छा हम लोग न्यूक्लियोफाइल को लिखते हैं Nu माइनस। नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? रिच। भाई माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, ध्यान रखना है। तो
अगर बोलें कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये लोग भी इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऐसे कार्बन पे कराया जाए, नहीं तो ये सही है गलत है? गलत है। नहीं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऐसे कार्बन पे कराया जाए, सही गलत है? गलत है। इलेक्ट्रॉन धनी पे अटैक नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। नहीं, न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो वैसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तुम आओ तो थोड़ा सा, नहीं, हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन हम लिए हुए हैं, इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, पाई बॉन्ड है कि नहीं है? है। तो क्या हम नॉर्मली इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहें तो अटैक सही है गलत है? गलत है। यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और यहाँ भी देखो कार्बन कार्बन के पास, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? रिच है। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे नॉर्मल कंडीशन में करना चाहें तो अटैक सही कि गलत है? गलत है। ठीक, यानी अगला पॉइंट आया। अगला पॉइंट क्या आया कि अगर अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। नहीं तो एक तो भीड़ भाड़ वाला बात समझ में आ गया, नहीं कि भीड़ भाड़ ज्यादा तो SN1 की रिएक्टिविटी ज्यादा, भीड़ भाड़ कम तो SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा, ये समझ में आ गया। दूसरा अब ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड दिखाई दे, किसी मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड दिखाई दे, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, स्पष्ट करें, पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड दिखाई दे, अगर ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखाई देता है तो ऐसे मॉलिक्यूल के केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता है। ध्यान रखना है, चाहे वो SN1 रिएक्शन हो चाहे वो SN2 रिएक्शन हो। नहीं, यानी हम बोले कि बताओ इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है अकॉर्डिंग टू SN1 या अकॉर्डिंग टू SN2, तो बोलिए कि बोथ अटैक इज स्लो या बोथ अटैक इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल कंडीशन। समझ में आया ना? क्योंकि SN1 में भी न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, SN2 में भी न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है। नहीं, और न्यूक्लियोफाइल किसी भी रिएक्शन में अटैक करे वो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पे अटैक करना नहीं चाहता है। ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर इसका अटैक उतना आसान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर उसका अटैक आसान नहीं होगा। यानी जहां भी अल्फा अनसैचुरेशन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अल्फा अनसैचुरेशन दिखाई दे, उस केस में SN1 की भी रिएक्टिविटी कम होगी और SN2 की भी रिएक्टिविटी कम होगी। ये इसलिए बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि देखो SN1 का जो ऑर्डर आएगा ना, SN2 का ऑर्डर खाली पलट देना। नहीं, तो ऐसा दिमाग में बात नहीं आए। वो सिर्फ एक जगह काम किया, कहाँ पे काम किया, भीड़ भाड़ वाला स्टेरिक हिंड्रेंस। नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड्स वाले आपको मॉलिक्यूल दे दिए जाए, बेंजीन आपको दे दिया गया, नहीं, और बेंजीन दे के बोला गया बताओ इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN1 में फास्ट कि SN2 में फास्ट, इसी में फास्ट नहीं, नहीं, ना ही SN1 शो करेगा ना ही SN2 शो करेगा, नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ध्यान रखना है, अगर आपको रिएक्शन दिखाना है तो उसके लिए अलग से कंडीशन पढ़ना होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, नॉर्मल कंडीशन में ना ही SN1 दिखाएगा ना ही SN2 दिखाएगा। दिमाग में बैठ रहा है? चलिए तो पढ़ा जाए। अल्फा अनसैचुरेशन, अल्फा अनसैचुरेशन मतलब अल्फा कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड चला है, जब भी अनसैचुरेशन है तो अल्फा कार्बन पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का मतलब भाई दिमाग में रहे, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्फा अनसैचुरेशन मेक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज SN1 एंड SN2 एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लिख रहा है SN1 और SN2 दोनों क्या हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, कब, जब अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड रहेगा तब। ठीक है, दिस इज बिकॉज विनाइल लाइक कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, क्योंकि अगर SN1 रिएक्शन है तो क्या बनेगा, विनाइल कार्बोकेटायन। विनाइल कार्बोकेटायन, डबल बॉन्डेड कार्बन को याद करो, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल, विनाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज विनाइल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड which is extremely less stable and this retards the possibility of SN1 reaction। ध्यान रखना है, जो विनाइल लाइक कार्बोकेटायन बनेंगे नहीं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो आपको पता है कि भाई जो कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा, नहीं, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि SN1 की रिएक्टिविटी जो है वो तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। नहीं, और अगर विनाइल लाइक कार्बोकेटायन लेस स्टेबल हैं तो इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? जहाँ पे कंफ्यूजन हो पूछिएगा। देखिए पहले शुरू में जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, सीधा साधा रहता है। नहीं,
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, बड़ा अच्छा लगता है, नहीं लगता है? दिक्कत है। उसके बाद आते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, तो तनी मन दिक्कत होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड, तो ईस्टर, तो बहुत सारा थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू होता है। फिर आता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप, नहीं एक ही कार्बन चेन में कई फंक्शनल ग्रुप घुस जाता है, तब तनी और दिक्कत महसूस होता है। नहीं सेम एज रिएक्शन मैकेनिज्म जब स्टार्ट होता है तो पहले सब एक एक चीज था, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंडक्शन अलग अलग था। अब देख रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह घूम के आता है, पूरा आपका पूरा ठीक है ना, सब कुछ आपका ठीक है, नोमेनक्लेचर सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो अब जाकर रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा बेहतर हो पाता है, ध्यान रखना है। चलिए तो यहां से हम लोग देख लिए बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांगली रिपेल्ड बाई पाई क्लाउड्स प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन, दिस रिटार्ड्स SN2 पॉसिबिलिटीज। नहीं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि SN2 रिएक्शन के केस में बोलना होगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो क्यों होता है। SN2 रिएक्शन में अगर अल्फा ऑन सिचुएशन है तो वहां भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो क्यों होता है, तो वही लिखा हुआ है कि बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांगली रिपेल्ड विथ पाई क्लाउड्स प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। नहीं यहाँ पर देखो तो हम लोग जो यहाँ पे लिए हुए थे ये वाला, तो अगर हमको ध्यान दें हम यहाँ लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X। अब अगर SN2 के अनुसार देखना है तो SN2 में इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करना चाहेगा, यानी पीछे से जाना चाहेगा, तो पीछे तो पाई 1 प्रेजेंट है, नहीं तो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, बैक से अटैक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि SN2 रिएक्शन में 1 स्टेप होता है, तो 1 स्टेप का मतलब इसको पीछे से अटैक भी करना है और इसको हटाना भी है, दोनों एक साथ करना है, दिक्कत है, ये हम लोग को समझना होगा। तो दोनों पॉइंट ध्यान रहे, दोनों पॉइंट ध्यान रहे, तो फिर से एक बार दोनों पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं। अल्फा अनसिचुएशनल पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपने ऊपर नहीं करवाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, चाहे वो रिएक्शन SN1 हो चाहे वो रिएक्शन SN2 हो, पहला बात। दूसरा, कोई पूछता है कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्यों नहीं हो पाता है, तो आपको वहां पे बोलना है, कारण क्या बोलना है कि सर जो अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन होते हैं, अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और उस पर प्लस, सर जो अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन होते हैं, क्योंकि जब भी हम SN1 की बात करेंगे हमेशा कार्बोकेटायन की बात करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अल्फा अनसैचुरेटेड जो कार्बोकेटायन होते हैं, नहीं अल्फा अनसैचुरेटेड जो कार्बोकेटायन होते हैं वो सर हाईली अनस्टेबल होते हैं, और हम लोगों को पढ़ाया गया है कि जो कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी बहुत कम होता है, जो कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है उसी का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी फास्ट होता है। तो अल्फा अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक भी क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। कोई पूछता है SN2 के अनुसार क्यों बोले, नहीं तो आपको बोलना है कि SN2 रिएक्शन सर 1 स्टेप पासवे होता है और वहां न्यूक्लियोफाइल का बैक से अटैक होता है, और यहाँ पर अल्फा कार्बन पर बैक में तो पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो बैक में सर अगर पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक कराओगे बैक से, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो तो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, नहीं तो क्या अटैक पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब दिमाग में फिगर बन रहा है, खाली सौरे बता रहे हैं, सौरे बुझ रहे हैं, ऐसा वैसा भी होता है, बस में है ना। नहीं जैसे आप लोग शायद नए हैं, आप लोग सब कोई नए हैं, तो जो लोग नए होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ जो है ना सब पूछ लगेगा कहने क्या हो रहा है क्लास में, हम कहाँ से यहाँ आ गए, नहीं सर दर्द करने लगेगा कब क्लास खत्म होगा, टाइमर नहीं हुआ का जी 55 हो रहा है, नहीं मतलब क्लास समझ में आए तब तो 2 घंटा भी पढ़ाइए तो कोई बात नहीं है, नहीं लेकिन क्लास नहीं समझ में आए ना तो 10-10 मिनट 1-1 मिनट जो होता है ना पार नहीं लगता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का क्योंकि लास्ट चल रहा है, ये लोग एकाएक आ गए हैं इसलिए उनको परेशानी हो सकता है। चलिए अगले पॉइंट पे, अगला SN1 SN2 रिएक्टिविटी में हम लोग को अब देखना है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को, नहीं क्या देखना है हम लोग को?
लिविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हम लोग का। देखो यहाँ पर हम लोग को आर एफ दिया हुआ है, अब केयर करना, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो सब में अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है। पहला बात दिमाग में रखना है कि सब में अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। अलग क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही हमारे अलग हैं। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आपको बताना है कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल ले लें, नहीं, और न्यूक्लियोफाइल का हमको अटैक कराना है, पहले SN1 के अनुसार सोचते हैं, तो SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, तो इनमें से सबसे पहले कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, बोलिए, इन लोगों में से सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कौन करेगा, बोलिए। ये RF वाला आपका कहना है, श्रेया जी ये कहना है कि सर RF जो है ये सबसे पहले R+ बनाएगा, कार्बोकेटाइन सबसे पहले ये बनाएगा, और कोई कारण भी बताना है, बोलिए। कोई और, सही है, स्मृति जी बताएंगी। सबसे पहले कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, RF की, RCl की, RBr की, RI, RF, क्यों, क्योंकि नहीं सुनाई दे रहा है हमको, बोलो, बैठो, सही कहा दीदी जी, RI बनाएगा, क्यों, अच्छा, और RF की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज्यादा है, नहीं तो ये तो हाँ बोलिए, सेम ग्रुप के हैं, साइज फैक्टर काम करेगा, ये बात भी सही है आपका, तो साइज फैक्टर काम करता है, उसका साइज सबसे बड़ा है, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल सही है। देखिए ये इसमें से कोई ऐसा बात नहीं है ना जो आपको पहले से नहीं पता है, नहीं, देखिए रिवीजन का खेल है सब, नहीं, अब कितना उसको ध्यान में है कि सर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है सर एक ग्रुप के हैं, और जब भी एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना सर, तो डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होता है, आपका साइज होता है। यही छोटी छोटी बातों को जो याद रख पाते हैं ना वो लोग तेज जाते हैं, और जो लोग नहीं याद रख पाते हैं वो लोग थोड़ा सा कमजोर जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ऐसा बात हम लोग पहले बोले हैं कि नहीं बोले हैं, बोले हैं, ध्यान रखना है। तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर हम कार्बन का फोटो बनाए तो कार्बन के पास 2 ऑर्बिट, और आयोडीन का फोटो बनाए तो आयोडीन के पास कई गो ऑर्बिट, 5 गो, 1 2 3 4, और ये बना 5, तो यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई इतनी है। और अगर यहाँ पे बनाते हैं RF के केस में, तो कार्बन है ये, तो कार्बन के पास ऑर्बिट 2 गो होता है, और फ्लोरीन के पास भी ऑर्बिट 2 गो होता है, तो 1 ऑर्बिट और 1 2 ऑर्बिट, ये बना। तो यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई चेक करो, यहाँ पे छोटा बॉन्ड है और यहाँ पर बड़ा बॉन्ड है, नहीं तो बड़े बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इनमें से कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, RI, ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग बताए भी थे एग्जाम्पल से कि कोई भी लकड़ी अगर लंबी है उसको तोड़ना आसान होता है, और उसी लकड़ी को छोटा कर दीजिए, अब तोड़ के देखिए हार्ड हो जाएगा। नहीं नहीं बोलते हैं लोग कि नाटा आदमी बड़ी मजबूत होता है, जल्दी भिड़िएगा लो मत, नहीं, लंबा आदमी जो होता है वो जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होगा, लेकिन जो बहुत जितने छोटा होगा ना वो उतने ज्यादा स्ट्रांग होगा, ध्यान रखिए। हाइट जो है ना वो बढ़ा नहीं, नहीं तो सारा ताकत जो है ना उसका इकट्ठा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पर बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो सबसे पहले, नहीं, फर्स्टली कौन सा बनाएगा, RI, ब्रेक, ब्रेक्स अप एंड फॉर्म्ड R+, ये सबसे पहले R+ बनाएगा, नहीं तो इसलिए अगर SN1 रिएक्टिविटी चेक कीजिएगा, SN1 रिएक्टिविटी चेक कीजिएगा, तो उस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव 4, तब बोलिए 3, तब 2, तब 1, यही होगा। सेम एज अगर SN2 रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो SN2 रिएक्टिविटी में भी क्या यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस अलग अलग है क्या, नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस सब में सेम है, क्योंकि कार्बन
कार्बन, कार्बन चेन हर में सब में क्या है, सेम है। क्या यहाँ पर जो कार्बन है 1 डिग्री है और यहाँ कार्बन 2 डिग्री लिखा गया है? नहीं, यहाँ जितने भी कार्बन है वो सब क्या है, सेम है। तो जब सभी कार्बन चेन आपको सेम दिए गए हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर तो यहाँ है नहीं। नहीं, तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर नहीं है तो फिर से यहाँ पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बॉन्ड लेंथ। नहीं, किस पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा कि बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा? तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अगर अटैक करता है बैक साइड तो आर सबसे पहले टूटेगा, ध्यान रखना है। तो निश्चित रूप से SN2 रिएक्टिविटी भी चेक करेंगे तो SN2 रिएक्टिविटी भी हम लोग का आएगा, क्या आएगा जी, 4 3 2 1। मेरी बात को समझ में आ रही है? नहीं, तो ये सब पॉइंट इसलिए बता रहे हैं कि ध्यान रखो, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्या किया है कि हम लोग को सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर बता के निकल गया है। नहीं, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर में दोनों का तो उल्टा हो जाता है। नहीं, बाकी फैक्टर्स पे अगर हम केयर नहीं करें, बाकी फैक्टर्स पे अगर हम केयर नहीं करें तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ध्यान रखना है। तुमको बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है। नहीं, अब हम लोग को समझ में आ गया कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर सब में अगर अल्काइल ग्रुप सेम रहे तो हमको क्या चेक करना है, बॉन्ड लेंथ। क्या चेक करना है, बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा भाई उसका SN1 रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा और उसका SN2 रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। अल्फा अनसैचुरेशन भी दोनों का सेम था, SN1 SN2 का सेम था, ध्यान रखना है। क्या में दिक्कत है? चलो अगला आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यही लास्ट टॉपिक है। नहीं छोड़ रहे हैं उत्कर्ष जी, देखिए यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, ध्यान समझेंगे। जैसे थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, केस ऑफ SN1 रिएक्शन। चलो ध्यान दो, SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है। चलो ये है कार्बन, ये है लिविंग ग्रुप। नहीं, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, C+ और L- बनेगा। नहीं, यहां से ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इतना में दिक्कत नहीं। यहां रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट इस पर SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है इस पे कोई चार्ज है नहीं, लेस चार्ज। जो ट्रांजिशन स्टेट है या जो हम लोग का प्रोडक्ट यहां बन रहा है उस पर कोई चार्ज है कि नहीं है, है मोड चार्ज। तो यहां पर रिएक्टेंट क्या है, लेस चार्ज, और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मोड चार्ज। नहीं, तो थोड़ा ध्यान देंगे, SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में कोई पूछता है कि ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में नहीं कौन ज्यादा चार्ज है और कौन कम चार्ज है, तो हम बता सकते हैं, बता सकते हैं। रिएक्टेंट लेस चार्ज, ट्रांजिशन स्टेट मोड चार्ज, ध्यान रखना है। अब अगर ट्रांजिशन स्टेट मोड चार्ज है, नहीं ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मोड चार्ज है, ठीक, हम इसको पोलर सॉल्वेंट में डाल दिए, पानी में डाल दिए, ठीक है, हम इसको भी पानी में डाल दिए और इसको अलग से बना के पानी में डाल दिए। यानी समझो एक तरह से बात कि हम रिएक्टेंट ले लिए, रिएक्टेंट लिए और इसको पानी में डाल दिए, ठीक, और एक रिएक्टेंट का ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद उसको अलग पानी में डाल दिए, ठीक। चलो पानी इसको ज्यादा घुलाएगा कि पानी इसको ज्यादा घुलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा घुलाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, ट्रांजिशन स्टेट को ये ज्यादा घुलाएगा क्योंकि इस पे चार्ज है। पानी की खासियत होती है कि वो उन मॉलिक्यूल्स को जल्दी घुलाता है जिन पे चार्ज होता है, जैसे नमक NaCl, Na+Cl- जल्दी घुल जाता है। नहीं, लेकिन चीनी जल्दी नहीं घुलेगा, घुलेगा क्या, नहीं। आप एक दो कटोरा थोड़ा ठीक नहीं लगता, लगता भीख मांग रहे हैं 2 गिलास बॉक्स या 2 गिलास ले लिए, नहीं, अब उस 2 गिलास में हम लोग पानी डाल दें और एक में नमक डालें एक में चीनी डालें तो नमक जल्दी घुलता है क्योंकि नमक आयन से बना हुआ है, Na+ और Cl-। सेम एज SN1 रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट है ये मोड चार्ज है तो ये जल्दी घुलेगा, लेकिन SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है ये पानी में जल्दी नहीं घुलेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो ये पानी में जल्दी घुल गया, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये पानी में जल्दी घुल गया यानी कि पानी में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, पानी में इसकी स्टेबिलिटी कम, दिक्कत है, पानी में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, ठीक। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, दिक्कत है। नहीं, ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा स्टेबल पानी के अंदर, ये पानी के अंदर कम स्टेबल यानी कि ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव, दोनों जुड़ा हुआ है, फिर कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बोल रहे हैं दिमाग एकदम अस्थिर रखकर बैठो सब। ट्रांजिशन स्टेट अगर मोर स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट पक्का लेस रिएक्टिव होगा, ट्रांजिशन स्टेट अगर मोर स्टेबल होगा तो ये पक्का लेस स्टेबल होगा,
और ये लेस स्टेबल होगा तभी तो हाईली रिएक्टिव होगा। फिर से समझो सब कहाँ दिमाग है सबका, नहीं अथी हो गया है। नहीं, ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, तो रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट अगर मोर स्टेबल होता है तो इसका रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसा बोलते हैं तो गलत है। ट्रांजिशन स्टेट अगर मोर स्टेबल होता है तो इसका रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है इसका मतलब इसका रिएक्टेंट जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। रिएक्टेंट जितना ही कम स्टेबल होगा, रिएक्टेंट जितना ही कम स्टेबल होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट उतने मोर स्टेबल होगा। ध्यान से समझो सब, रिएक्टेंट जितना ही कम स्टेबल होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट उतने ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है तो ये रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिव है इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा, तभी नहीं लेस मोर रिएक्टिव है। बुझा रहा है? चलिए इतना ही पे छोड़ देते हैं, अगले क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।